नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता अप्रामाणिकता के संबंध में आपसे बातचीत करूंगा। पृथ्वीराज रासो वीर गाथा काल के ग्रंथों में सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है। यह प्रबंध काव्य है और इसमें वीरता के भावों का बड़ा सुंदर संयोजन किया गया है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी कुछ लोग इसे मानते हैं। इसमें कल्पना की रंजता और उक्तियों की चमत्कारिता का बहुत अच्छा परिचय हमें मिलता है। इसमें 69 समय हैं अर्थात सर्ग हैं। छप्पय, कवित्त, दूहा, तोमर, त्रोटक, गाहा और आर्या छंदों का प्राचुर्य भी इसमें हमें दिखाई पड़ता है। इस ग्रंथ की कथा चंद की दूसरी स्त्री गोरी कही गई थी। इस रासों की रचना चंद बरदाई ने की, जो कि संवत 1225 से 1249 के बीच में माने जाते हैं। ये कहा जाता है कि पृथ्वीराज और इनका जन्म एक ही तिथि को हुआ और मृत्यु भी एक ही दिन एक ही हुई। इस प्रकार एक मित्र की भांति ये पृथ्वीराज चौहान के साथ रहा करते थे। पृथ्वीराज रासो में अग्निकुल के क्षत्रियों की उत्पत्ति से लेकर पृथ्वीराज के पकड़े जाने तक का सविस्तार वर्णन है। प्रख्यात इतिहासकार राय बहादुर, साहित्य वाचस्पति गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने कश्मीरी कवि जैनक के पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ के आधार पर रासों में वर्णित घटनाओं की सत्यता में संदेह प्रकट किया। ये मानते हैं कि यह एक जाली ग्रंथ है और किसी चंद नाम के अन्य कवि ने लिखा है। इस बात का मूल आधार यह है कि पृथ्वीराज रासो की कई घटनाएं इतिहास से बिल्कुल अलग हैं और बहुत से संवतों में भी अंतर है। रासो के संवत शिलालेखों और दान पात्रों के संवतों से नहीं मिलते। ओझा जी का कहना है कि चंद ने पृथ्वीराज द्वारा शहाबुद्दीन गौरी को 7 बार हराया जाना लिखा है, लेकिन इतिहास में एक बार का भी हराया जाना प्रमाणित नहीं होता। शंका का समाधान तो जातीय गौरव की रक्षा के आधार पर हो सकता है। मुगल इतिहासकारों ने गौरी के हराए जाने की बात न लिखी हो, लेकिन शहाबुद्दीन गौरी की मृत्यु पृथ्वीराज के हाथों से नहीं हुई, जैसा रासों में लिखा है। गौरी की मृत्यु चैत्र सुदी 3 को गखरों के हाथ से हुई थी, लेकिन रासों के अनुसार संवत 1249 में हुई। रासों में पृथ्वीराज की माता का नाम भी ठीक से नहीं दिया गया है। पृथ्वीराज रासों में उनका नाम कमला है। पृथ्वीराज विजय में उनका नाम कर्पूर देवी है। और शिलालेखों से ना तो चौहान आदि राजवंशों की अग्निकुंड से उत्पत्ति और ना संयोगिता स्वयंवर की बात भी प्रमाणित होती है, लेकिन यह शिलालेखों की गवाही अभावात्मक है। संभव है कि उन शिलालेखों के समय तक रासों में वर्णित कथाओं का पूरा प्रचार न हुआ हो। ओझा जी के मत के विरुद्ध पंडित मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने पृथ्वीराज रासो के असली होने के पक्ष में एक आनंद संवत की बात कही है। यद्यपि रासो के संवतों और इतिहास प्रमाणित संवतों में बहुत अंतर है, लेकिन ये अंतर सब स्थानों पर एक जैसा है और ये अंतर 90 वर्षों का है। 90 वर्ष का अंतर देने के लिए कारण बताया गया कि नंद वंशीय राजा शूद्र थे और राजपूत गौरव के रक्षक चारणगण उस काल को राजपूतों के इतिहास में नहीं रखना चाहते थे। इसलिए वे उस समय को छोड़कर काल गणना की एक अलग से रीति करते हैं और इसी कारण वे आनंद संवत की बात कहते हैं। आनंद का अर्थ भी 90 लगाया गया है। मिश्र बंधुओं ने अनंत का अर्थ 80 वर्ष लगाया और ओझा जी ने 91 लिखा है। ओझा जी सिद्ध करते हैं
कि अनंत संवत की कल्पना करने पर भी रासों की तिथियां ठीक नहीं बैठती। रासों के अनुसार पृथ्वीराज का जन्म संवत 1115 में हुआ, उसमें 91 जोड़ने से 1206 बैठता है। पृथ्वीराज विजय में लिखा है कि अपने पिता सोमेश्वर की मृत्यु जो संवत 1236 में हुई, उसके समय पृथ्वीराज बालक था, जबकि रासों के हिसाब से वो 30 वर्ष का होना चाहिए। तो असली बात यह है कि संवत 1206 में तो पृथ्वीराज का पिता सोमेश्वर भी बालक ही था और उसका विवाह भी नहीं हुआ था। ओझा जी ने सोमेश्वर का विवाह संवत 1218 के बाद और पृथ्वीराज का जन्म संवत 1220 के आसपास माना। कुछ अन्य भी आक्षेप पृथ्वीराज रासों पर लगे। मिश्र बंधुओं का कहना है कि संभवतः मुसलमान इतिहासकारों ने ये घटनाएं अपनी हीनता छिपाने के लिए न लिखी हों, जो कि शहाबुद्दीन गौरी के 7 बार हराए जाने के संबंध में थी। शुक्ल जी का मत राय बहादुर गौरी शंकर हीराचंद जी से मिलता है। उनका विचार है कि चंद नाम का कोई कवि पृथ्वीराज के पुत्र या उसके किसी वंशज के यहाँ रहा होगा और उसने अपने आश्रयदाता के पूर्वजों की प्रशंसा में कुछ छंद लिखे होंगे। उसमें और छंद मिलाकर एक ग्रंथ तैयार हुआ और चंद को पृथ्वीराज का समकालीन बतलाकर वह ग्रंथ उसके नाम से प्रख्यात हो गया। बाबू श्याम सुंदर दास चंद को पृथ्वीराज का समकालीन मानते हैं। ये भी वे मानते हैं कि उसने कुछ छंद रचे होंगे जो बहुत से प्रक्षिप्त छंदों से मिलकर वर्तमान ग्रंथ के रूप में आ गए होंगे। ये अब तो जानना कठिन है कि कितना अंश प्रक्षिप्त है और कितना मूल है। विश्वबंधु भी पांड्या जी के मत का समर्थन करते हुए कहते हैं कि यह बात विचार में नहीं आती कि कोई कवि एक कल्पित कवि के नाम से 2500 पृष्ठ का एक ग्रंथ रचकर खड़ा कर दे, क्योंकि अपने परिश्रम का यश किसी दूसरे को देना सहज नहीं है। इस प्रकार से रासों में भाषा के भी कई स्तर हैं, कुछ प्राचीन हैं और कुछ नवीन, और कहीं कहीं प्राचीन का सा आभास मात्र होता है। तो इससे भी इस चीज का मालूम चलता है कि समय समय पर इसमें प्रक्षेप होते रहे हैं। एक नई खोज के अनुसार पृथ्वीराज रासों की प्रामाणिकता के पक्ष में बात कही गई। पंडित दशरथ शर्मा, जो कि बीकानेर पुस्तकालय में रखी रासों की प्रति को आधार बनाकर कहते हैं कि इस प्रति में वे स्थल नहीं हैं जिन पर ओझा जी को आपत्ति है। दूसरी बात एक ये भी है कि मुनि जिन विजय को अपभ्रंश के प्रबंधों में 4 छंद ऐसे मिले हैं जिनका रूपांतरण रासों में मिलता है। उससे ये सिद्ध होता है कि रासों का मूल रूप चाहे कितना छोटा हो, किंतु वह 13वीं शताब्दी में लिखा गया होगा। इस प्रकार पृथ्वीराज रासों की प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता के विषय में बहुत सारे आक्षेप भी हैं। बहुत सारे आक्षेपों का निराकरण भी हुआ है, जिनमें कवि चंद के संबंध में, पृथ्वीराज चौहान के संबंध में, उनके माता पिता के संबंध में, उनके जीवन की घटनाओं के संबंध में बहुत अधिक विचारणीय बातें जो कि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग रूप में कही हैं। इस प्रकार एक वर्ग ऐसा है जो कि पृथ्वीराज रासों को प्रामाणिक मानता है और दूसरा वर्ग एक ऐसा भी है जो कि पृथ्वीराज रासों को अप्रामाणिक मानता है। इस प्रकार यह विवाद अभी चलता ही आ रहा है और शायद समय के साथ साथ इस विवाद में कुछ और चीज़ें निकलकर सामने आए, जिससे कि इस ग्रंथ की प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता के संबंध में और भी तथ्य उजागर हो सकें। धन्यवाद।